एक बार पुनः आप सबका अन्य संडे क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट सेकंड हमारी क्या है? शिक्षा के कार्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, लॉन्ग में है। सांस्कृतिक विरासत से आप किस संस्कृत विरासत से आप क्या समझते हैं? इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे पहुंचते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत, सामान्य तौर पर जो विरासत होती है उसका अर्थ क्या होता है? एक वस्तु संपत्ति का पिछली से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण। परंतु सांस्कृतिक विरासत में संपत्ति का स्थानांतरण नहीं होता, अपितु समाज के मूल्य, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का हस्तांतरण होता है। अर्थात इसमें रुपया पैसा जो होता है उसका स्थानांतरण नहीं होता सांस्कृतिक में, उसमें संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आदि का हस्तांतरण होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक हस्तांतरण हमारे समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी जो संस्कृति है या सभ्यता है उसको हस्तांतरित करते रहते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, तो भिन्न भिन्न समुदाय जो होते हैं समाज में अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न, प्रत्येक समाज में जानते हो भिन्न भिन्न संस्कृति भी होनी चाहिए, तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का विकास किया है। संस्कृति परिवर्तनशील है, बिल्कुल, क्योंकि वो बदलती रहती है। संस्कृति सार्वभौमिक है, संस्कृति सामाजिक धरोहर भी है, अतः यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती हैं या फिर की जाती हैं। संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर एक काल तक जीवित नहीं रहती, अर्थात एक समय तक जीवित नहीं रहती, अपितु यह पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो रहती हैं, अपितु यह पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो सकती हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो शिक्षा है वो ऐसा साधन है जिससे समाज के सांस्कृतिक मूल्य, जिससे समाज के सांस्कृतिक मूल्य व व्यवहार हस्तांतरण होता है। और शिक्षा का यह दायित्व है, शिक्षा का यह दायित्व है, क्या दायित्व है? कि वह सांस्कृतिक धरोहर को युवा पीढ़ी में हस्तांतरित करे। शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति व समाज सांस्कृतिक धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती हैं। राष्ट्रीय एकता में, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसे परिभाषित कीजिए और इनको दूर करने के हम किस प्रकार शिक्षा जो है इनको दूर करने में सहायक है। तो सब ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड को दाइंड करने वाले हैं, अर्थात पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है? तो राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध रहता है। तो राष्ट्रीय एकता का मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एकता, दृढ़ता और संबंध की भावना का विकास होता है, वही होती है क्या? राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में जो शिक्षा होती है उसकी क्या योग्यता है, अर्थात उसका क्या महत्व है, उसका क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय एकता के लिए जो समिति और आयुक्त नियुक्त किए गए हैं या फिर किए जाते हैं, और राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रदर्शनकारियों का आयोजन करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उन पर प्रदर्शनकारियों का आयोजन करना चाहिए। विद्यालय में छात्रों को राष्ट्रीय गीत गाने की शिक्षा दी जानी चाहिए, राष्ट्रीय गीत गाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्रत्येक विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना भी चाहिए। और राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से तत्व हैं जो बाधक हैं? बाधक तत्व ये हमारा लॉन्ग में भी है और ये वेरी शॉर्ट में भी, अर्थात जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाधक तत्व की अगर हम बात करें तो जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता। जो हमारा देश है वो एक विशाल देश है, अर्थात बड़ा देश है। इसमें अनेक जातियाँ रहती हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं। जहाँ पर वर्ग हो,
अर्थात जहाँ पर जाति हो वहाँ संघर्ष होना स्वाभाविक है, जहाँ संघर्ष हो वहाँ एकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न संप्रदाय राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं। और राज्य की भेदभाव नीति जो हमारे संविधान है उसमें क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। परंतु अफसोस हमारा जो राज्य है या फिर राष्ट्र है वो स्थान, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव करता रहता है। और वोट की राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत में विभिन्न जातियाँ और भाषाएं और धार्मिक संप्रदाय तो थे ही, उनमें खाई खोदने का काम जो करते हैं भैया, अर्थात उनमें फूट डालने का जो कार्य करते हैं वो हमारे नेता लोग करते रहते हैं। सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय की जो बात है उसमें खोदने का काम अर्थात उनमें खाई खोदने का जो काम करते हैं वो राजनीतिक नेता लोग करते रहते हैं या फिर राजनीतिक पार्टी वाले करते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वोट की राजनीति ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है। सबसे बड़ी बाधा वोट की राजनीति अर्थात राजनीतिक नेता लोग ही फूट डालते रहते हैं जात पात में। और अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप, एक तो हम स्वयं राष्ट्रहित की बात नहीं करते या फिर राष्ट्रहित की सोच नहीं रहते, ऊपर से कुछ राष्ट्र हमारे देश में फूट डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। अब बात करते हैं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या होता है, एकदम इजी लैंग्वेज से समझते हैं इसको। किसी राष्ट्र के निर्माण तथा उत्कर्ष में संसाधनों की बहुत महत्वपूर्ण योग्यता होती है या फिर भूमिका होती है। और संसाधनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो भौतिक वो होते हैं जिनको प्रकृति द्वारा जो प्रदान होते हैं, और एक मानवीय जिनको मनुष्य लोग बनाते हैं। तो भौतिक संसाधन जो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं, जबकि मानवीय संसाधन जन्मजात या अर्जित होते हैं, अर्थात इनको हम लोग कमाते हैं या फिर बनाते हैं। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत निम्न साधन सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला साधन जो है वो समय है, और दूसरा जो है वो शक्ति है, और तीसरा क्या है, योग्यता है, और चौथा कौशल, और पांचवा ज्ञान। और इस प्रकार मानव में पाई जाने वाली क्षमताओं व गुणों को ही मानवीय संसाधन कहते हैं। और जो मानवीय संसाधन है वो अमूर्त और अदृश्य होती हैं। मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या फिर है। शारीरिक शक्ति के विकास में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। स्वास्थ्य ही मानवीय गतिविधियों का आधार है, और स्वस्थ और ऊर्जा के अभाव में मनुष्य समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि वह अपने ही रक्षा नहीं कर सकता तो वह दूसरी की रक्षा क्या करेगा। अतः मानवीय संसाधनों में स्वस्थ व शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान के विकास में भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है, तो देखिए, ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। ज्ञान मनुष्य को साधन संपन्न बनाता है, उसे व्यवसाय में सफलता देता है तथा संस्कृति और सभ्यता में उन्नत करने में भी सहायक होता है। ज्ञान का विस्तार जो है वो बहुत दूर तक है, और शिक्षा का प्रमुख विस्तार जो है वो ज्ञान का विकास ही है, प्रमुख उद्देश्य। योग्यता एवं कुशलता में शिक्षा का महत्व। किसी भी कार्य को अगर करना है तो उसमें योग्यता होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए। अतः व्यक्तिगत योग्यता व कुशलता भी मानवीय संसाधन है। और समय का अगर सदुपयोग करना है तो उसमें भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। समय भी मानवीय संसाधन है। उचित शिक्षा समय के सदुपयोग के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा बालकों को विभिन्न कला, कौशल, सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिरुचियों का विकास सिखाया जाता है, जिससे वे समय का अपव्यय अर्थात समय को नष्ट न करें और बल्कि समय का सदुपयोग करें। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शिक्षा के कार्य की अगर बात करें तो ये आवश्यकता की पूर्ति करता है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है, मानसिक विकास में भी सहायक है। और मानव मूल्य की बात करें तो मानव जीवन के मूल्य हमें भविष्य की आय, व्यय, उत्तरदायित्व व वित्तीय निवेश के बारे में बताता है। ये हमारे पोषण और विकसित होने में हमारी सहायता करता है, और हम प्रतिदिन हजारों निर्णय अपनी आवश्यकता के लिए लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर सद्भावना की ये टिप्पणी है जो कि 2 नंबर की आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह अनुभव कराती है कि वह अपने राज्य का सदस्य नहीं अपितु वह विश्व का नागरिक है।